के सभी बच्चों का अकाउंटेंसी के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। प्रीमियम का तात्पर्य होता है कि अंशों का जो अंकित मूल्य है उससे अधिक मूल्य पर उन्हें निर्गमित करना। यानी कि 10 रुपये वाले अंश अगर 12 रुपये पर निर्गमित किए जाएँ तो 2 रुपये प्रीमियम कहलाएगा। ये उन कंपनियों के साथ होता है जिनकी साख अच्छी होती है, वे अपने अंशों को जितना चाहें उतने प्रीमियम पर बेच सकती हैं। कानून के अंतर्गत प्रीमियम पर कोई संबंध नहीं है। लेखा कैसे करते हैं? देखिए, अंश प्रीमियम की राशि को प्रतिभूति प्रीमियम संचय सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि यह पूंजीगत लाभ होता है और जितने भी पूंजीगत लाभ हैं उन सभी को क्रेडिट किया जाता है। ये अगर आपको जब रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग बताए जा रहे थे 11th में, उस समय अगर आपको याद हो, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या था? नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट टू ऑल इनकम्स, रेवेन्यूज़, कैपिटल एंड गेन्स, है ना? ये आता था। तो गेन क्या होता है? गेन दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स होते हैं या कैपिटल रिसीप्ट होते हैं। ये दोनों गेन ही होते हैं। तो कुल मिलाकर के गेन्स यानी कि पूंजीगत लाभ को आप यहाँ पे कर लेंगे क्रेडिट। इसे लाभ हानि विवरण में नहीं ले जाते हैं बल्कि चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। कहाँ? रिजर्व एवं आधिक के, संचय एवं आधिक यानी रिजर्व एंड सरप्लस के शीर्षक में। ठीक है। प्रीमियम जो होता है प्रतिभूत प्रीमियम संचय यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसका प्रयोग अंशधारियों को लाभांश बांटने में नहीं किया जा सकता है। तो कहाँ कर सकते हैं प्रयोग? ये एक सवाल बनता है और एग्ज़ाम में आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से आप क्या समझते हैं? या हिंदी में भी लिखा जा सकता है प्रतिभूत प्रीमियम संचय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से आप क्या समझते हैं? प्रीमियम की राशि का प्रयोग धारा 52 के अनुसार किन किन उद्देश्यों से किया जा सकता है? बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहली बात धारा 52 याद रखिएगा, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के प्रयोग की बात बताई गई है। कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अभिलिखित करने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कंपनी के अंशों तथा ऋणपत्रों के निर्गमन पर किए गए व्यय, कमीशन या कटौती को राइट ऑफ करने में यूज़ कर सकते हैं। आप इस धनराशि से अंशधारियों को पूर्ण दत्त बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। बोनस अंश क्या है ये अभी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये आप दे सकते हैं। और ऐसे कह लीजिए कि बोनस अंश का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ अतिरिक्त अंश बगैर किसी चार्ज के, बगैर किसी शुल्क के दे देना, इसे बोनस शेयर बोला जाता है। इनके बदले में कोई भी धनराशि नहीं ली जाती है। ये कोई कंपनी क्यों देती है ये बताएंगे आपको बाद में। फ़िलहाल आप इसमें उपयोग में ला सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कि आप बोनस शेयर का निर्गमन कर दें। कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों या ऋणपत्रों के भुगतान के समय दिए जाने वाले प्रीमियम को अपलिखित करने में भी आप प्रीमियम का उपयोग कर सकते हैं। धारा 68 के अनुसार अपने ही अंशों या अन्य प्रतिभूतियों को वापस क्रय करने में कभी कभी कंपनी अपने ही अंशों को बाज़ार से खरीद लेती है। इसको बाई बैक ऑफ शेयर्स बोला जाता है, यानी कि प्रतिभूतियों का वापस क्रय। ये धारा 68 में होती है। ये 5 उद्देश्य हैं जहाँ पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का उपयोग कर सकते हैं। धारा 52 में इस बात का उल्लेख है। ये पाँचों पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से अपने नोट्स में और अपने दिमाग में कहीं लिख लें, बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। प्रीमियम की राशि की लेखा कैसे करते हैं? देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपको प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन मनी में ही मिला है। मान लेते हैं कि जो एप्लीकेशन मनी है, एप्लीकेशन मनी वो 30 रुपीज़ है, जिसमें 25 रुपये तो कैपिटल के हैं और 5 रुपये प्रीमियम के हैं। ठीक, तो अभी आप एंट्री क्या करेंगे? एक बार तो आपको जब मिलेगा पैसा तो पूरे 30 रुपये मिलेंगे। तो मान लेते हैं 100 शेयर हैं अगर, और आप इसे 30 के हिसाब से कितना रिसीव करेंगे? फिर यहाँ पे आप 3000 रिसीव कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना होगा एंट्री? 3000 से। उसके बाद में मैंने क्या बताया कि 100 शेयर हैं और 30 रुपये पर शेयर आप अभी आपको बताई है एप्लीकेशन मनी है, तो ये 3000 से हो जाएगा। और इसे आप ऐसे लिखें। कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे अमाउंट कैसे आएगी, कुछ लोगों ने 20,000 की जगह 1 लाख लिख लिया। तो क्यों ऐसी गलती होती है? इस गलती से बच सकें इसके लिए सबसे पहला ख्याल आना चाहिए कितने शेयर हैं। दूसरा ख्याल आना चाहिए एप्लीकेशन मनी कितनी है।
एप्लीकेशन मनी अगर 30 रुपये है और शेयर 100 हैं तो बस सीधे सीधे 100 गुणे 30 करना है और कोई दिक्कत ही नहीं है। 100 गुणे 30 करके 3000 आ गया, बात ख़त्म हो गई, आपने सीधे सीधे लिख लिया। ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और यहाँ पे पूरा लिखेंगे फॉर एप्लीकेशन मनी ऑन 100 शेयर्स एट द रेट ₹30 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹5 रिसीव्ड। ये इन्होंने सही नरेशन नहीं लिखा, आपको लिखना पड़ेगा। शेयर एप्लीकेशन डेबिट करेंगे जितना आपने क्रेडिट किया था 3000 से। शेयर कैपिटल में कितना आएगा 100 गुणे 25 2500 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएगा 100 गुणे 5 यानी कि 500। बस इस तरह से ये एंट्री हो जानी है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत कठिन बात है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितना भी पैसा आपको टोटल मिलना है, भले उसमें प्रीमियम भी शामिल है, 25 और 5 मिला के 30 हुआ, ये आपने पहली एंट्री करी। दूसरी एंट्री में जितने से शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था उतने से ही कर देंगे डेबिट इसे, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे जितना कि कैपिटल का पैसा है। ये कैसे निकालेंगे, कैपिटल का पैसा कितना था 25, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं 100 गुणे 25, कि आप यहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट में, ऐसे ब्रैकेट लगा के, और सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे लिख लीजिए 100 गुणे 5। बस आसानी से ये 500 आ जाएगा, ये 500 और ये 25 ऐसे आएंगे। तो अगर आप ऐसे लिख लेते हैं तो अमाउंट कहाँ से आएगी आपको पता चलता चलेगा, और जो टीचर चेक कर रहा होगा उसे भी पता चलेगा कि आपको आता है। अच्छा, कभी कभी जो प्रीमियम की राशि होती है वो अलॉटमेंट पर होती है, तो अगर अलॉटमेंट पे है तो आप ड्यू की एंट्री पहले करते हैं अलॉटमेंट में, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल को करेंगे डेबिट, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। मान लेते हैं अलॉटमेंट मनी जो है वो कितनी है 40 रुपये, कुल मिला के कितना है 40, और शेयर यही है 100, तो आप 100 गुणे 40 करेंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4000। मान लेते हैं इसमें शेयर कैपिटल जो है वो 30 रुपये है, तो 100 गुणे 3 करेंगे, शेयर कैपिटल का कितना है 30 रुपये, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3000। और मान लेते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो है 10 रुपये, तो कितना आ जाएगा 1000। तो इस तरह से आपकी ड्यू की एंट्री हो जाएगी। जब आप रिसीव करेंगे तो पूरे 4000 आप पूरे 40 रुपये रिसीव करेंगे, तो 100 गुणे 40 ऐसा करके 4000 से ये एंट्री हो जाएगी। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल अभी छोटा सा लिया है आपको समझाने के लिए। अब इसी चीज़ को एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। एग्ज़ाम्पल उदाहरण नंबर 2 है, आकाश पेंट लिमिटेड 50 लाख की अधिकृत पूंजी से समामेलित हुई। यहाँ पे रूपी का साइन बहुत मायने रखता है। अगर ये रूपी लगा है तो इसका मतलब है ये कैपिटल है पूरी, ये शेयर नहीं है। अगर रूपी का साइन ना लगा हो तो उसका मतलब वो शेयर होता है। जैसे यहाँ लिखा है 50 लाख की अधिकृत पूंजी से समामेलित हुई, जो 10 रुपये वाले 5 लाख अंशों में विभक्त थी। कंपनी ने 2 लाख समता अंश 3 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। अगर यहाँ पे लिखा हो मान लिया कंपनी ने ₹2 लाख के समता अंश, तो आपको ये पता करना होगा कि 2 लाख रुपए के हैं तो ये शेयर कितने वाले हैं। इसका मतलब शेयर की संख्या जो होगी वो 10 से डिवाइड करके, क्योंकि अगर रुपए का साइन लगा होगा तो ये 2 लाख मूल्य के होंगे, और अगर रुपये का साइन नहीं लगा तो ये माना जाएगा कि ये बेसिकली 2 लाख अंश ही हैं। ये कभी कभी होता है, वैसे तो सेंटेंस में इस बात से क्लियर, जैसे इसमें एकदम क्लियर है कि कंपनी ने 2 लाख समता अंश, तो पता ही चलता है कि ये समता अंशों की नंबर है 2 लाख। इसमें 3 रुपये प्रीमियम है, और ये थे कितने वाले 10 रुपये वाले। अब ये 3 रुपये प्रीमियम कहाँ मांगा गया है ये देखना पड़ेगा। आवंटन आवेदन पर 4 रुपये है, आवंटन पर जो है वो 5 रुपये प्रीमियम सहित लिखा हुआ है, और प्रथम याचना पर 2 और द्वितीय याचना पर 2। अब अगर ये आवंटन 3 रुपये ही था तो यहाँ 5 रुपये कैसे हो सकता है। चलो 1 मिनट देख लेते हैं कि सवाल में इन्होंने 5 मान के किया है या 3 मान के किया है। तो इन्होंने 3 मान के किया है, तो आप यहाँ पर इसे 3 कर लीजिए। ये जो 5 नज़र आ रहा है दरअसल ये 5 नहीं है, ये 3 है, हाँ है ना, इसे 3 ही करिएगा। नहीं 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 गलत हो गया, सॉरी, सही है ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। प्रीमियम सहित इन्होंने बोला है। आवंटन पर 5 रुपये कुल मांगे जा रहे हैं जिसमें प्रीमियम सहित है, और आपको पता है प्रीमियम की धनराशि कितनी है 3 रुपये। तो जब प्रीमियम सहित है तो इसका मतलब है 3 तो होगा प्रीमियम का, तो 5 में 2 होगा कैसा कैपिटल का, तो ये 2 + 3 है। अगर आप ऐसे देखें तो 4 + 2 यहाँ तक कितने मिल गए हैं 6, +2 कितना हो गया 8, और +2 कितना हो गया 10।
तो इस तरह से आपके 10 रुपये कैपिटल के भी पूरे हो गए। 4 + 2 + 2 + 2 है ना। तो ये ठीक है, सवाल में कोई गड़बड़ी नहीं है। आगे कहा गया है सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और सभी राशियां समय पर मिल गईं। निर्गमन व्यय हुए हैं 75,000, जो प्रतिभूति प्रीमियम खाते से अपलिखित भी कर दिए गए। तो देखिए लगभग वही सारी चीज़ें हैं। निर्गमन व्यय पहले क्वेश्चन में भी थे, इसमें भी हैं। यहाँ पर आपको इन्होंने अभी बताया था कि अगर कोई निर्गमन व्यय या कोई प्रारंभिक व्यय या कोई भी ऐसा खर्चा होता है जो पूंजीगत हानि या पूंजीगत व्यय है, तो आप उसे राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो इन्होंने ये उम्मीद भी की है कि आप उसे कर लें और समझ लें, और प्रीमियम का क्वेश्चन तो है ही। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इसे ध्यान से समझ लिया तो आप आज के क्वेश्चन बिल्कुल कर ले जाएंगे। सबसे पहली बात, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और इसमें इन्होंने नरेशन सही नहीं लिखा है। आप सभी को नरेशन पूरा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना होगा, जैसे लिखना चाहिए मैं बता रहा हूँ। पहले का नरेशन बता दूंगा, हालांकि पहले एग्जाम्पल से आप नरेशन, जैसे आपने पहले एग्जाम्पल में नरेशन पढ़ा है वैसे ही नरेशन यहाँ लिखना होगा, लेकिन मैं आपको एक बार अभी बता रहा हूँ। देखिए 2000 समतांश हैं और 4 रुपये के हिसाब से जो मिलेगा वो कितना होना चाहिए। तो इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि बैंक अकाउंट 2 लाख है, 2 लाख, और ये 4 के हिसाब से कितना आएगा, 8 लाख आ जाना चाहिए, है ना। तो और इक्विटी शेयर कैपिटल में आप समझ लीजिए कि कुल मिला के शेयर कितने हैं, 2 लाख, और ये 4 रुपये मांगा जा रहा है, तो ये भी 8 लाख ही होना है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर लगाएंगे मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, इसकी जगह क्या लिखना चाहिए, फॉर एप्लीकेशन मनी, फॉर एप्लीकेशन मनी ऑन 2 लाख शेयर्स एट द रेट ₹4 ईच रिसीव्ड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। फॉर एप्लीकेशन मनी ऑन 2 लाख शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट ₹4 ईच रिसीव्ड। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे आप पूरा ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। ये तो पता यहाँ चल ही रहा है कि ये 8 लाख कैसे हैं, ऊपर ये पता चले कि ये 8 लाख कैसे आए, इसके लिए नरेशन लिखना ज़रूरी है पूरा डिटेल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद में दूसरी एंट्री है, इसमें मैंने आपको अभी बताया ही था कि ये 2 + 3 का मामला है, 2 रुपये कैपिटल के हैं। तो देखिए 2 लाख शेयर हैं और 2 रुपये कैपिटल के, तो ये कितना आना चाहिए, 2 लाख गुणे 2 4 लाख, और 2 लाख पर 3 रुपये प्रीमियम है, तो ये कितना आना चाहिए, 6 लाख, और कुल मिला करके कितना हो गया, जो आपको पूरा मिला है वो 10 लाख मिला ही है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का ऊपर था ही, तो ये आप समझ गए। अब ये मिल जाएगा आपको 10 लाख। फिर फर्स्ट कॉल आपने ड्यू किया है, फर्स्ट कॉल भी 2 रुपये के हिसाब से है, 2 लाख गुणे 2, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आपने प्राप्त कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इसी तरह से इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, ये भी 2 रुपये से है, इसे भी आपने यहाँ पे रिसीव कर लिया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, फॉर मनी ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, फॉर सभी में लगाएंगे। ठीक है, मनी रिसीव्ड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी सही है, चलेगा, लेकिन यहाँ पर डिटेल आएगी, फॉर मनी ड्यू ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 2 लाख शेयर्स एट द रेट ₹2 ईच, ये लिखना पड़ेगा। फॉर मनी ड्यू ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 2 लाख शेयर्स एट द रेट ₹2 ईच, तो ये हो गया। इसके बाद में शेयर इशू एक्सपेंसेस कुछ हुए हैं, तो एक्सपेंसेस हमेशा होते हैं डेबिट, जब उन्हें खर्चा करते हैं तो पैसा भी जाता है, तो 2 बैंक एंट्री होती है। 75,000 के आपने ये खर्चे दे दिए फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर नहीं शेयर्स। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, इन एक्सपेंसेस को आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करने के लिए, एक्सपेंसेस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि एक्सपेंसेस का नेचर होता है डेबिट, इन्हें क्रेडिट करेंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का नेचर होता है क्रेडिट, तो उसे उतने से डेबिट किया जाएगा। इससे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 75,000 से कम हो जाएगा और शेयर इशू एक्सपेंसेस 75,000 से थे ख़त्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इतनी एंट्रीज़ हैं, मुझे लगता है आप समझे होंगे। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में आपको
जहाँ जहाँ पैसा मिला है वो एप्लीकेशन के मिले 8 लाख, अलॉटमेंट के 10 लाख, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के 4 लाख, कुल मिला के 26 लाख हो गए। शेयर इशू एक्सपेंसेस आपने पे किए थे 75,000, उसके बाद बैलेंस बचा रह गया 25,25,000। ठीक, बैलेंस शीट अगर बनाएंगे तो बेसिकली ये एक्सट्रैक्ट है, लेकिन चूँकि इन्होंने पूरा बना दिया है एक तरफ का, इसलिए इन्होंने इसको बैलेंस शीट बोल दिया है। दरअसल ये एक्सट्रैक्ट है, पूरी नहीं बनी है बैलेंस शीट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्ट। लेकिन इसे बैलेंस शीट क्यों मान लिया गया, क्योंकि दोनों साइड देखिए बराबर हो रहे हैं, तो ये मान लिया गया कि इतने ही आइटम हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, ये बैलेंस शीट ही है। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले हेडिंग क्या डालते हैं, मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ इसका फॉर्मेट। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालते हैं बैलेंस शीट ऑफ कंपनी नेम आकाश पेंट लिमिटेड, फिर एज एट जो डेट होती है वो डेट डाल दी जाती है, अगर अवेलेबल नहीं है तो डॉट डॉट लगा देते हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का है, दूसरा कॉलम नोट नंबर का है, पतला सा कॉलम, इसमें केवल नोट नंबर पढ़ते हैं, और 2 कॉलम और होते हैं करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। ये इन्होंने रफली लिख दिया है, यहाँ पे लिखा जाना चाहिए फिगर्स रिलेटेड टू करंट ईयर, यहाँ लिखा जाना चाहिए फिगर्स रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, जो फॉर्मेट का हिस्सा है। लेकिन समझाने के लिए अभी अगर आप करंट ईयर और प्रीवियस ईयर भी लिख देते हैं तो चलेगा। ये अमाउंट है, बेसिकली फिगर का मतलब अमाउंट ही होता है। तो प्रीवियस ईयर का जो होता है ये आपके इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में एकदम ब्लैंक खाली छूटा रहेगा, इसमें कुछ नहीं आता। करंट ईयर में सारी सूचनाएं लिखते हैं। पहली हेडिंग पड़ती है फर्स्ट का साइन लगा करके इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, और मैं आपको बता दूं ये कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, ये गलती से इन्होंने ऐसे ही छाप दिया है। इसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ को कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है, बड़े अक्षरों में कह लीजिए। फिर शेयर होल्डर्स फंड छोटे में लिखेंगे, शेयर कैपिटल, लेकिन ये हेडिंग होती है तो इसे ब्लैक से लिखते हैं। उसके बाद में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये क्रमशः कैपिटल के 20 लाख और 5,25,000 रिजर्व एंड सरप्लस के, ये कहाँ से आए, ये धनराशियाँ कैसे आई, तो इसके लिए नोट नंबर 1 और 2 आपने नीचे बनाए हैं, वो कैसे बनते हैं यहाँ से देख लीजिए। हेडिंग डालते हैं नोट्स टू अकाउंट, क्या डालते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, और उसके बाद में ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, यहाँ पर बेसिकली आप अमाउंट, इनर अमाउंट, आउटर, ये लिख लेते हैं। रुपये का साइन लगा लीजिए ऐसे ही, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहला नोट नंबर डाला 1, शेयर कैपिटल हेडिंग डाली, फिर लिखा ऑथराइज्ड, तो 5 लाख इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपये वाले हैं, ये हो गया आपका कितना, 50 लाख। ठीक, उसके बाद में इशूड सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल, ये कितनी हो गई, 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं 10 वाले, तो ये 20 लाख हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा। वैसे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो था वो, उसकी जो धनराशि थी वो 5,25,000 कैसे आएगा, अगर आपको ये जानना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ था अलॉटमेंट पर, जस्ट मिनट, ये हाँ आप देख सकते हैं, ये था 6 लाख, कितना था, ओ माय गॉड वेट, हाँ आप देख सकते हैं ये था 6 लाख, कितना था, 6 लाख। फिर बाद में चूँकि क्रेडिट किया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपने 6 लाख से, फिर जब आपने इस शेयर इशू एक्सपेंसेस इससे राइट ऑफ किए थे तो आपने इसे डेबिट किया था कितने से, 75,000 से, तो नेट क्रेडिट कितना रह गया, 6 लाख में से 75,000 घटाने के बाद 5,25,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस होगा वो कितना माना जाएगा, वो माना जाएगा 5,25,000। तो आप रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या जितने भी रिजर्व इसमें आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको सरप्लस बोला जाता है। रिजर्व इस तरह के और भी कई सारे हो सकते हैं, जनरल रिजर्व वगैरह, तो वो सब यहाँ दिखाए जाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। तो आपने यहाँ पे 5,25,000 दिखाती हैं और कोई रिजर्व इसमें नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपने अभी कैश अकाउंट बनाया है ना, तो उसमें कितनी रकम दिख रही है, उसमें कैश एट बैंक दिख रहा है कितना, 50 लाख। ठीक है, तो ये 50 लाख बेसिकली आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। गलती हुई है, 50 लाख नहीं, इसका बैलेंस है 25,25,000। तो आप 25,25,000 यहाँ लिखेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। कैश एट बैंक कितना आएगा,
25,25,000, ठीक, यही लिखना पड़ेगा। और आप देखिए यही लिखा भी गया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने नोट नंबर 3 में क्या लिखा गया है, 25,25,000, और रिजर्व सरप्लस के सामने 5,25,000 और 20 लाख शेयर कैपिटल के सामने। तो कुछ गलतियां होती हैं, उसे सुधार लेंगे। यहाँ पर क्या अभी मैंने बताया, 25,25,000 लिखा जाएगा, ठीक है। वीडियो पूरा देखना इसीलिए ज़रूरी होता है। यहाँ पर अभी तक आपने बनाया बैंक अकाउंट, कभी कभी रोकड़ बही का प्रयोग करने के लिए कहते हैं, तो जैसे आपने बैंक अकाउंट बनाया है वैसे ही रोकड़ बही भी बनती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप सिंपल जब रोकड़ बही बनाते हैं तो बस केवल जनरल में उन ट्रांजैक्शंस का लेखा नहीं करते हैं जो नकदी से संबंधित हैं, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आप ये एंट्री जनरल में नहीं करेंगे क्योंकि वो सीधे सीधे कहाँ जाएगा, कैश बुक में जाएगा। लेकिन जो ट्रांसफ़र की एंट्री होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो एंट्री की जाएगी। तो ड्यू की एंट्री, ट्रांसफ़र की एंट्री जनरल में होंगी, लेकिन सीधे बाकी एंट्रीज रोकड़ बही में होती हैं, ठीक है। तो ये भी एक टॉपिक था। अंशों की कटौती पर निर्गमन पर कुछ प्रतिबंध हैं, कुछ बातें हैं, इन्हें कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड सवाल कौन से करने हैं, आइए जल्दी से उन्हें बता देते हैं आपको। देखिए सवाल जो आपको करने हैं वो जाहिर सी बात है इसके ठीक बाद वाला करना होगा। अब हम सवालों की तरफ बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि ये सवाल हमारे सामने आ चुके हैं। यस, देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सुने थे और ये आपने कर लिए थे कल। जो पांचवा है वो है सवाल जिसमें पूर्वाधिकार अंश भी हैं और समता अंश भी हैं, एक साथ करना है इनकी एंट्री। पूर्वाधिकार अंशों में बस खाली जहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं वहाँ पे 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट ऐसे लिखा जाएगा। तो एक साथ आपको ये एंट्रीज़ करनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, इसे करें, ट्राई करें। अगर इसमें कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो पूछेंगे। सब कुछ वही तरीका है, कुछ भी नया नहीं है। इसमें आपको रोकड़ बही का उपयोग करते हुए बनाना है, तो कैश की एंट्रीज़ नहीं होंगी, जर्नल की एंट्रीज़ होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। तो देखिए ये एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको आज करना है। क्वेश्चन नंबर 6, एशियन पेंट लिमिटेड ने 5 लाख की अधिकृत पूंजी 10 रुपये वाले थे, ये 50,000 समतांश में। देखिए अब ये 5 लाख की अधिकृत पूंजी है तो रुपए लगे हुए हैं, तो अंश कितने हैं, 50,000 है। 50,000 गुणे 10 करने पर 5 लाख आएगा। कंपनी ने 20,000 समतांश 3 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए हैं, जिसमें 4 रुपये एप्लीकेशन के आवंटन पर 5 रुपये हैं, यानी 3 रुपये प्रीमियम के मिला के 2 + 3 होगा। और बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है, जैसा आपने उधर किया है वही सवाल है, बस कुछ चीज़ें इसमें हैं, जैसे इसमें शेयर इशू एक्सपेंसेस नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है। जनरल एंट्रियाँ खाली करनी है, केवल जनरल करनी है, तो ये एक छोटा सा सवाल रहा, इसे आपको करना है। इसके बाद में अब आपको जो काम करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि जावेद कंपनी ने 5,000 अंश प्रत्येक 100 रुपये का था 10 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किए हैं। किस्तें हैं आवेदन पर 55 रुपये, इसमें 5 रुपये प्रीमियम है, और आवंटन पर 25 रुपये, इसमें भी 5 रुपये प्रीमियम है। तो प्रीमियम आवेदन और आवंटन दोनों पर है, तो दोनों पर आप एंट्री करेंगे वैसे ही अलग अलग, जैसे कि अभी आपको बताया है। आराम से उसी तरह से करते जाइए। जैसे पहले आवेदन पर आपको 55 रुपये मिलेंगे, अब ये 55 रुपये मिलेंगे कितने पर, 5,000 पर। तो आप पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे 5,000 गुणे 55 करके। जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो 5,000 में से 50 रुपये कैपिटल का है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 5,000 गुणे 50 जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 5,000 गुणे 5 जाएगा। उसके बाद में आप ड्यू की जब एंट्री करेंगे अलॉटमेंट के लिए, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे कितने से, 20 से। 5,000 गुणे 20, क्योंकि 5 रुपये तो प्रीमियम के इसमें शामिल है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आएगा, 5,000 गुणे 5 करके। तो ये मैंने आपको कुछ बता दिया है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। इसका लेखा जनरल में तो करना है, लेकिन रोकड़ बही बनाते हुए करना है। तो आप सबसे पहले कैश बुक विद बैंक कॉलम ओनली, इसका फॉर्मेट बना लेंगे। और आप सबसे पहले जो एंट्री सोचते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, वो एंट्री नहीं होनी है,
वो कैश बुक में दिखाया जाना है। तो आप सबसे पहले इमेजिन कीजिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, डेबिट हुआ है ना तो डेबिट साइड में आएंगे और क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, मैंने अभी जितना बताया कि 5000 और गुणे 55 करके जितना आ जाए वो आप यहाँ लिख दीजिए। हो गया, इसकी एंट्री इतनी हो गई। फिर एंट्री नंबर 2 जो ट्रांसफ़र की होनी है उसे जर्नल में कीजिए। कौन सी ट्रांसफ़र की, वही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फिर ड्यू की एंट्री अलॉटमेंट की भी यहाँ होगी और अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री यहाँ होगी कैश बुक में। इस तरह से करते हुए चले जाना है। जो मैंने बताया अगर इसे फॉलो करेंगे तो बिल्कुल कर ले जाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, कुल मिला करके आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है। 9वां भी ऐसे ही है, एक सवाल खाली कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 6 छोटा है उसे भी करना है। ठीक है, 6 और 8 ये 2 सवाल आपको करने हैं। 7वां भी अगर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें भी अंश के एक्सपेंसेस हैं। ये अच्छा सवाल है, लेकिन अगर आप ना करना चाहें तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 6 और 8 करें। अगर 7वां कर सकें सो फार सो गुड। होमवर्क तो कायदे से पूरे चारों क्वेश्चंस का करना चाहिए, लेकिन चारों क्वेश्चंस को आप देख लें, पढ़ लें, और ये चारों क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, कम से कम 2 ज़रूर लगाइए। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं।